उतना ही ज्यादा इसमें टॉर्क क्रिएट होगा। ठीक है। और जब टाउ रीस्टोरिंग करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के अल्फा यहाँ पर, और के को हम कहेंगे टॉर्जनल कांस्टेंट। के को कहा जाता है टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल का मतलब होता है ऐंठन, वो वाली ऐंठन नहीं ऐसा है अभी वो नहीं लोग ऐंठते हैं, वो ज्यादा ऐंठना नहीं, वो ऐंठन नहीं। ऐंठन मीन्स जैसे एक, हाँ जी। आपने लास्ट क्लास में टॉर्शनल कांस्टेंट को सी लिखवाया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई उसका पर्टिकुलर नाम थोड़ी उसका है। मेरे क्या कुत्ता पला उसका नाम बादशाह है, और कोई हो सकता है, तो कोई वो थोड़ी फिक्स नाम है। के सी लिख दो, सी लिख दे, चलिए सी लिख दे, ये सी लिख दो भाई। तो ये अल्फा की जगह आपने फाइव लिखा था। अरे भाई हमको देखिए देखिए एक चीज होती है, एक तो हम कोई चीज लिखे हो वही चीज हम रिपीट कर रहे हो, वो फाइल लिख दो भाई। चलिए फाइल लिख दो। मतलब एक्चुअली में होता है ना, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी होता है तो होता है, लेकिन ये अब जो भी उसमें दिमाग में आ गया वो थीटा तो यहाँ लिख लिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो सी होता है टॉर्जनल। टॉर्जनल मतलब होता है ऐंठन, जैसे होता है ना कि रस्सी है उसको ऐसे ऐंठोगे तो वो ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी, ट्विस्ट, इसको ट्विस्टिंग कहते हैं, ट्विस्टिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब देखो जैसे जैसे करंट इसमें फ्लो कराओगे ये ट्विस्ट होती जाएगी, सॉरी ये कॉइल पे टॉर्क लगेगा तो ये स्प्रिंग भी तो ट्विस्ट होगी, तो स्प्रिंग क्या करेगी, ये पुनः अपनी पोजीशन में आने का प्रयास करेगी। जितना ज्यादा आप टॉर्क ये बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये बढ़ेगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां पर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, प्रैक्टिकली बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई। कोई स्प्रिंग है जैसे आप टाइट करिए, अब टाइट करते करते स्प्रिंग फिर रोटेट करने की कोशिश करेगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि अब इसके बाद स्प्रिंग अब घूमना, तो स्प्रिंग घूमेगी नहीं, वापस लौट के आएगी। करंट कह रही है ऐसे घूमो, स्प्रिंग कह रही है ऐसे घूमो, दोनों ताकतवर हो गए हैं तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो ये क्या आएगा NIAB साइन थीटा इज इक्वल टू C5, सी द कांस्टेंट। तो हमको एक्चुअली यहाँ मेजर क्या करना है, मेजर तो करंट करना है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा C5 अपान NAB साइन थीटा। अब बताओ यहां पर कौन कौन चीजें जो चेंज हो रही है, यहां पर फाई और थीटा चेंज हो रहा है, सही कह रहा हूं मैं। तो यस हम सर। करंट को जब दो वेरिएबल पे हम कराएंगे तो हम क्या कहेंगे भैया कि ये जो स्प्रिंग जितने एंगल से घूम जाए ये करंट को बता रही है, या ये जो करंट कैरिंग कॉइल जितना मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, तो फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा को हम 90 कर देते हैं। ये इसका ये रीजन था, समझ में आ रही बात मैंने क्यों लिखा। तो यानी कि आई प्रपोर्शनेट फाइव, सब कुछ दारोमदार किसके ऊपर है, पाई के ऊपर। अब जरा समझिएगा, ये जब ऐसे घूमेगी तो हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है, एक ऐसे हमने इसमें एक एक इंडिकेटर लगा दिया है, ये घूमेगी तो ये ऐसे इंडिकेटर से घूमेगा। और हमने ये आइडिया लगा दिया है कि 1 डिग्री घूमने पर, सॉरी 1 एम्पियर करंट फ्लो होने पर कितने डिग्री से घूमता है, ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। तो जैसे ये घूमा, जरा समझिए, जैसे ये 0 डिग्री था, ये 1 डिग्री से घूमा, तो हम अपने कैलकुलेशन से अपना जो गैल्वेनोमीटर लगाया है, क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करी है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, हमने नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स कर दिए हैं कि 500 टर्न है, हमने उसकी एरिया फिक्स कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दी है, थीटा फिक्स कर दिया है। तो हम अपने कैलकुलेशन से जान गए हैं कि ये 1 डिग्री घूमने पर कितने एम्पियर की करंट होती है, बात समझ नहीं आई। तो मैं इसमें डिग्री नहीं लिखूंगा, देखो ये है डिग्री, लेकिन लिखूंगा मैं यहाँ 1 मिली एम्पियर। तो जैसे 1 डिग्री घूमेगा हम कहेंगे हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, 1 मिली एम्पियर। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार से हम इससे करंट मेजर करते हैं। ये चूंकि गैल्वेनोमीटर है, ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की करंट मेजर करता है, वेरी स्मॉल। यूं कहिए मेजर क्या करता है, सेंस करता है केवल, क्योंकि हमको करंट जो घर में चाहिए मेजरमेंट के लिए वो एम्पियर्स में होती है, इसको इससे क्या करेंगे नाप करके, लेकिन ये सेंस करता है, कहीं जरूरत पड़ती है। मान लिया वेट स्टोन ब्रिज हमने पढ़ाया था, याद है,
Yes, sir. ज्यादा तो हमको यस सर। जो आपकी गैल्वेनोमीटर ब्रांच है उसमें देखना करंट आ रही नहीं आ रही है, तो आ रही नहीं आ रही, हल्की सी भी करंट हो तो सेंस तो करना चाहिए ना, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर हम वहां यूज करते हैं। इसे नोट कर लीजिए। नोटेड सर। अच्छा, ये एक्चुअली में डायग्राम सर को सर जी सर सर बस मुझे एक बार डायग्राम समझा दो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा मुझे कल। नहीं, ये कल बनाया था ना इससे पहले, यस सर, पर वही ये डायग्राम है है। क्या? अरे इसके पहले क्लास नहीं ज्वाइन किया आपने? सर आज थोड़ा लेट हो गया मैं। नहीं, कल इससे पहले वाला क्लास। कल करा था मैंने हाँ तो join, वही वही पर वही मुझे समझ वही नहीं आया डायग्राम था। है, समझ नहीं आया था। देखिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें कॉइल कैसे है? कॉइल का मतलब ये हुआ जाकर के ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कॉइल लिपटी हुई है ऐसे। देखिए, जब ऐसे तार करोगे ऐसे ऐसे, फिर सीधे तार करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तो तार को निकालेंगे तो रेक्टेंगुलर लगेगी ना, घूम रहा है ये सिलेंडर, तो एक्चुअली में एक कॉइल है, और कॉइल को हम केवल ऐसे बना दीजिए, ये कॉइल है, इसके ऊपर ऐसे तार लिपटे हुए हैं, ठीक है। दिखाने के लिए हमें ये दिखा दिया कि ये ऐसे बना दिया हमने, ये ऐसे, ये कॉइल, ये ऐसे लपेट दिया हमने ऐसे, और ये बाद में ऐसे तार निकाल लिया, और एक तार ऊपर से ऐसे क्या होगा, फास्फोर ब्रांच से ऐसे लटका दिया, तो ये एक तरीके से कॉइल है। यूं समझिए ये कॉइल है जिसमें ऐसे ऐसे वायर लिपटे हुए, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? और जब यस इसमें सर। करंट फ्लो होती है तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वो टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा होता है। और जब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो जो स्प्रिंग है ये हमारी लगी हुई है, ये ट्विस्ट होती है, ये ऐंठती है, ऐंठन होती है इसमें, तो ये क्या करती है, एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाती है और फिर वापस आने की कोशिश करती है। ये रीस्टोरिंग टॉर्क किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट पे, दोनों को इक्वल कर दिया और यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब जरा समझिएगा एक चीज और, डायग्राम में रख कर रहा हूँ, डायग्राम बुक से बनाइएगा, थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। आपके उसमें सस्पेंडेड कॉइल नहीं बना हुआ है, पायोटेड कॉइल बना हुआ है। अभी मैं पायोटेड टाइप बता दे रहा हूँ, हमने सस्पेंडेड बनाया हुआ है। देखो ध्यान से, यहां पर I इज इक्वल टू C/NAB, C/NAB जो है इंटू 5, इसको एक नया कांस्टेंट दिया गया है कैपिटल G, इसको कहा गया है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, वेयर C इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर। इधर जो G है, जिसको कि आप C/NAB कहते हैं, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर। विजिबिलिटी ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. नोट करिए। नोटेड सर। आज मेरी कोशिश ये है कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया नहीं जा सकता है ये वो। अब एक वर्ड, नया वर्ड है, फिगर ऑफ मेरिट। लिखिए, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। आप कहीं मेरिट में आते हैं तो मतलब क्या होता है कि भाई आप कितने अच्छे हैं, वही तो मेरिट होता है ना। यदि कितना अच्छा गैल्वेनोमीटर है, ये उसका फिगर ऑफ मेरिट होता है, सही मैं कह रहा हूं। और अच्छा गैल्वेनोमीटर कब है? हल्की सी करंट फ्लो कराएं कि डिफ्लेक्शन ठीक ठाक शो करने लगे, उसी को अच्छा कहते हैं ना। जैसे कभी होता है कि जरा सा किसी की बात सुनी, अच्छे से देखना शुरू कर दिया है, देख रहे हैं क्या बात कर रहा है, हमसे क्या मतलब सर है, कहते हाँ सर जी, मतलब गैल्वेनोमीटर का एफिशिएंसी दिखाता है कह कितना? सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब यूनिट करंट फ्लो कराने पर या करंट अपॉन डिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है उसको फिगर ऑफ मेरिट कहा जाता है। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द करंट which produces a deflection of one scale division,
इट इज डिफाइंड एज द करंट which produces a deflection of one scale division in the galvanometer, and given by actually ये जो G है ना, यही फिगर ऑफ मेरिट कहलाता है। G इज इक्वल टू आई अपान अल्फा, इसी को फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। मतलब समझिएगा, आपने करंट फ्लो की, और करंट फ्लो करने पर हमने भी कहा ना कि यहाँ पर एक स्केल्स बने होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बने होते हैं। और हमने पहले से एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि 1 डिग्री घूमने का मतलब 1 मिली एम्पियर, तो हम यहाँ पर डिग्री नहीं लिखते हैं, मिली एम्पियर लिख देते हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि ये कितनी करंट फ्लो करा रहा है। अब करंट फ्लो करा, डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा सेंसिटिव नहीं होता है। इसी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को ही फिगर ऑफ मेरिट भी कहा जाता है, कह सकते हैं। अब लिखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो फिगर ऑफ क्या सेंसिटिविटी, बोला था आपने? फिगर ऑफ मेरिट, ये नया वर्ड है, कभी कभी आएगा नहीं, अलग की बात है, आ भी सकता है। लिखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए कोई चीज सेंसिटिव कैसे हो, हल्की सी करंट फ्लो करने से इसमें जितने एंगल का डिफ्लेक्शन होता है वो उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ सर गैल्वेनोमीटर लिखिए। सर क्या होता है? मतलब गैल्वेनोमीटर कितना करंट डिटेक्ट करता है? करंट, हाँ, कितना डिटेक्ट करता है, कितनी कितनी मतलब क्या कहेंगे, एक्यूरेसी से डिटेक्ट करता है। जैसे आप मान लीजिए मम्मी के कान का बाला लेकर के जाइए और चक्की पे जहाँ जहाँ वो तौलवाते हैं गेहूं, और वहां पर तौलवाई तो तौलेगा वो, उसमें रीडिंग आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव नहीं है। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? सुनार के यहाँ जाएंगे, और सुनार के यहाँ जो वो रखा होता है बड़ा सेंसिटिव होता है। तो यानी कि हल्की सी करंट शो करने पर सफिशिएंट डिफ्लेक्शन दे, तो उसको कहेंगे हम ये ज्यादा सेंसिटिव है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो सर। एक कोई कहानी थी किसी राजकुमारी की, वो एक राजकुमार था, उसको शादी करनी थी, वो एक राजकुमारी तलाश रहे थे, बड़ी ही मासूम राजकुमारी होनी चाहिए, बड़ी ही सेंसिटिव होनी चाहिए। तो राजकुमारियां बुलाई गई, और एक गद्दा था, बहुत सारे गद्दे रख दिए गए, उस गद्दे के नीचे मटर के दाने रख दिए गए। तो जो राजकुमारी आके बैठ जाती थी, मोटी माटी बैठ गई, बोले कोई दिक्कत? बोले नो दिक्कत, जा। अच्छा, एक राजकुमारी बैठी, बोले कोई चीज चुभ रही है हमारे, तो देखा कि वो 7-8 गद्दे के नीचे से देखा कि मटर के दाने उसको चुभ रहे थे। तो सी वॉज वेरी सेंसिटिव। सुनी आप लोगों ने कभी कहानी? नहीं, No, हमने sir. पढ़ी है, हमने सुनी है, पढ़ी नहीं है। यस सर। एक्चुअली हम ऐसा सुनते इसलिए है कि हमको पढ़ाते हुए काम देती है, तो ऐसी कहानियां सुन लेते हैं। खैर, तो लिखिएगा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। नंबर 1 लिखिए करंट सेंसिटिविटी। 2 प्रकार की सेंसिटिविटी होती है। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी मतलब यूनिट करंट फ्लो करने पर कितना डिफ्लेक्शन वो शो करता है, वो करंट सेंसिटिविटी कहलाती है। तो लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द deflection produced in the galvanometer, deflection produced in the galvanometer, when a unit current flows through it, यूनिट करंट फ्लो होने पे कितना डिफ्लेक्शन वो प्रोड्यूस करता है, वो कहलाता है करंट सेंसिटिविटी। फ्लोज थ्रू इट एंड गिवन बाय आई एस लिख देते हैं इसको। हमने क्या कहा? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या है? फाई पर यूनिट करंट, ये आपका होता है फाई अपान आई। और फाई अपान आई की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा एन ए बी अपान सी। ये करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है। को कंफ्यूज ना होना, ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, तो इसमें कंफ्यूज मत तो होइए। 1/g नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें से इसमें रिलेशन निकालता हूं तो 1/g हो जाएगा। दूसरा लिखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब साफ साफ दिख रहा है करंट सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा वो सेंसिटिव होगा, जितना ज्यादा उसका एरिया होगा
उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। जितना ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड होता उतना ज्यादा वो सेंसिटिव होगा। अगले आगे देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी डेफिनेशन से ही लग रहा है कि यूनिट वोल्टेज फ्लो करने पर जितना वो डिफ्लेक्शन शो करे, यूनिट वोल्टेज होने पर लिखिए इट इज डिफाइंड एज the deflection produced in the galvanometer when the unit potential difference is applied भाई करंट फ्लो कैसे की होगी? करंट आपने बैटरी लगाई होगी ना, तो बैटरी क्या करती है? बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है, तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर कितना डिफ्लेक्शन वो शो करता है, वो उसकी सेंसिटिविटी है। When the unit potential difference is applied across its ends and given by voltage sensitivity is equal to phi upon V. क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और फाई अपान आई आप निकाल चुके हो, तो NAB अपान CR, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। ये कभी कभी छोटे छोटे पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये थोड़ा दिक्कत करते हैं, इसलिए बताया गया है। तो ये मेरे साफ समझ में आ गया होगा। अब जरा समझिएगा ये जो आपके यहाँ डायग्राम बना हुआ है, इसमें SL अरोड़ा में वो सस्पेंडेड क्वाइल लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं चीज डायग्राम कैसे बना हुआ है। देखिए अब जरा देखिएगा, एक आता है सस्पेंडेड क्वाइल और एक पायोटेड क्वाइल होता है। आपके यहाँ पायोटेड क्वाइल है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। जरा समझिएगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्वाइल रखी गई थी वो कैसे रखी गई थी? एक तार से लटका दी गई थी, ऐसे सस्पेंड कर दी गई थी। एक तार लिया था हमने और इस तार से इस क्वाइल को ऐसे ऐसे सस्पेंड कर दिया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये घूम रही थी, ऐसे किया था ना आपने, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, एक सेकंड सर पानी हुई आप। तो अब जरा समझिएगा, एक सेकंड थोड़ा सावधान। अगर मैं ये क्वाइल ले लूं, यहां पर एक छोटी सी पिन निकाल, अच्छा आप लोगों ने मैग्नेटिक निडल देखी है? छोटी सी यस निडल सर। देखी है, कैसी होती है वो? छोटी सी होती है। ऐसे ही होता है कल आपने छोटी देखा। सी, मतलब उसमें एक पिन होती है और इसमें छोटे छोटे ऐसे पिन्स निकली होती है, ऐसे ये सस्पेंड होती है ना, और घूम सकती है ऐसे। यस सर। ये क्वाइल ले लें हम, क्वाइल में एक पिन यहां से निकाले और इसको ऐसे हम पायोट कर दें ऐसे, और ये फ्री कर दें, घूम सकती है, तो ये पायोटेड हो जाती है। जैसे आपने गेट अपने घर में देखा होगा, रोज खोलते होंगे, तो गेट फिक्स नहीं होता है, ऊपर एक ऐसे होल पास लगा होता है, नीचे ऐसे लगा होता है, और गेट का जो एक पार्ट इसके अंदर घुसा होता है, एक ऐसे घुसा होता है, और गेट इसमें घूमता है। तो आप कह सकते हैं गेट इस पर पायोट है। समझ में बात नहीं आई? तो एक तरीके से जो क्वाइल आप ले रहे हैं ना, सिलेंडर के ऊपर ऐसे क्वाइल फिक्स की, तो क्वाइल को आपने क्या किया, यहाँ पर ऐसे पायोट कर दिया, नहीं समझे? तो अब ये ऐसे कर दिया, ये गेट के होल पास है, एक तरीके से ऐसे आपने कोई पिन टाइप बना दी, अब इसके चारों तरफ घूम सकती है। अभी वो लटकी तो हुई वो थी, लटकी एक्सेस नहीं पे है। रोटेट करता है। हाँ एक्सिस पे रोटेट करेगा ये। अब रोटेट करेगा तो मैंने क्या किया, ऊपर एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी और नीचे एक उल्टी स्प्रिंग लगा दी, जैसे रोटेट करे भाई करंट की वजह से क्या होगा, मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रख दिया हमने ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये क्वाइल लिपटी हुई है, ऐसे ये क्वाइल है, तो सिंपल सी बात क्वाइल घूमेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें एक टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये स्प्रिंग क्या होगी, जब क्वाइल घूमेगी तो स्प्रिंग टाइट होगी, ऐसे ऐसे ऐंठ रही है, तो स्प्रिंग फिर उसको वापस करने की कोशिश करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पीछे वाला हो गया कि नहीं हो गया?
और Yes, sir. उसमें वो स्ट्रिंग थी, वो ये 2 स्प्रिंग लगी होती हैं, तो ये अच्छा। पायोटेड कॉइल कहलाता है। आप सर बहुत इसके क्लियर, एंड पे क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग लगी हुई है तो भाई वहां पर एक रस्सी आपने एक जो है रस्सी फास्फोर ब्रांच की टांगी थी, वो ऐंठ रही थी और एक स्प्रिंग लगाई थी। यहाँ पर दोनों तरफ स्प्रिंग लगा देते, बस ये अंतर है, कॉन्सेप्ट वही होता है। ठीक है, अब बहुत बढ़िया सी कॉन्सेप्ट लिखिए, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखिए, हम पहली बात तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट क्यों करें, पहले तो ये कारण है। अब जरा समझिएगा, आपको सर्किट याद है कि भाई ये एक सेल होती थी और यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था जिस पर करंट हम फ्लो कराते थे, और करंट को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते थे जिसको कि एमीटर कहते थे, और पूरी की पूरी करंट इस एमीटर के अंदर से गुजरनी चाहिए। क्योंकि एमीटर के अंदर एक कॉइल लगी होती थी, ऐसे कॉइल लगी होती थी, कॉइल का अपना रेजिस्टेंस होता था, तो थोड़ी बहुत करंट तो एमीटर चुरा लेता था, तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता था। फिर भी हम कोशिश ये करते थे कि एमीटर का जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बहुत लेस ले ले, लगभग 0 कर दे। ऐसा संभव नहीं है, तो ऐसे ही एमीटर यूज होता था ना, यही था ना, एमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आपने। हमने कहा गैल्वेनोमीटर से भाई साहब आपको करंट नापनी है, कौन सी, यही वाली जो एमीटर नाप रहा था। अब एमीटर तो 4 से 5 से 10 एम्पियर भी नाप लेता है, और गैल्वेनोमीटर कितना नापता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। अब बताओ, जो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर नापता हो और उससे कहो आपको 5 एम्पियर नापनी है, तो वो तो भाग जाएगा छोड़ करके मैदान। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो सर। अब तो वो बहुत एक बड़ा तरीके से यूनिट हो जाएगा उनका। एक तरीके से एक बहुत भयंकर शुगर का मरीज हो, उससे कहे तो 2 किलो मिठाई खा के टेस्ट करके बतानी भाई साहब कैसी है, वो तो इतनी टेस्ट करता है बता देगा, और हमने कहा पूरी खाओ, तो उसके लिए वो अर्णव को बैठा देगा बगल में, थोड़ा खाएगा धीरे से पीछे से, अर्णव खिलाएगा तुम खा लो, ऐसे खाएगा। जरा समझिएगा गैल्वेनोमीटर कैसे नापता है करंट को। ये श्रीमान गैल्वेनोमीटर है, ये इसमें कॉइल लगी होगी अंदर। अब इसके अंदर तो हम मुंह तो बनाएंगे नहीं इसका, इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, वेरी लेस रेजिस्टेंस इसमें होता है। आपने कभी लैब में अब जब जाएं तो वहां आपको बहुत सारे काले काले डिब्बे दिखाई पड़ेंगे, सब एक जैसे दिखेंगे, उसमें एक के अंदर अंदर V लिखा होगा, एक के अंदर A बना होगा, एक के अंदर G बना होगा। एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है, और एक आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर में आप देखोगे तो बीच में ऐसे 0 बना होगा और यहां से यहां तक रीडिंग बनी होंगी, उसकी एक लिमिट लिखी होगी उसमें 5 माइक्रो एम्पियर, यानी कि यहाँ पर 5 माइक्रो एम्पियर से और यहाँ से यहाँ तक 5 माइक्रो एम्पियर, तो कितनी नाप सकता है वो 5 माइक्रो एम्पियर। या मान लिया 10 मिली एम्पियर, तो कितनी नाप सकता है 10 मिली एम्पियर। समझ आ रही बात नहीं आ रही, यानी कि इसकी रेंज ही 10 मिली एम्पियर की है, तो ये नापेगा कैसे, जरा समझिए। हमने कहा तुम्हारी चाहे जो रेंज हो भाई साहब, पूरी की पूरी करंट आपको नापनी है आई को, और पूरी तुम्हारे अंदर से एंट्री करा दूंगा मैं। बताइए, अगर मैं एंट्री कराऊंगा तो क्या करंट इसके अंदर से जाएगी नहीं? जाएगी। अब सिंपल सी बात, जो 5 मिली एम्पियर में सुई ऐसे जाती थी वो इतनी जल्दी से सर से जाएगी तो उसके अंदर की स्प्रिंग टूट जाएगी, यानी गैल्वेनोमीटर काम करना बंद कर देगा। गुजार तो देगा लेकिन वो नाप नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो जो ये उसकी जो स्केल है, जहां पर उसकी स्केल रुकती है वो 5 मिली एम्पियर में रुक जाती है, आगे वो मेजर नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। तो आप क्या करें, तो हम कहते हैं ठीक है, तुम जितनी मेजर कर सकते हो उतनी मेजर करो, जितनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें है आईजी मेजर करो। रेस्ट करंट को क्या करेंगे, रेस्ट करंट को मैं दूसरा रास्ता दे देता हूं, ए से बी के बीच में, ये एक और रेजिस्टेंस में लगा देता हूं रास्ते में, ठीक है। और ये कैसा इसमें होगा, वेरी लेस, वेरी लेस। क्यों? क्योंकि भाई साहब करंट किधर जाती है, करंट हमेशा वो पाथ कवर करती है जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि आपको जाना है दिल्ली से, गुड़गांव से दिल्ली, तो आप वो रोड चुनेंगे जहां पर भीड़ कम हो और बढ़िया
रोड बनी हो रिंग रोड टाइप की, वहीं तो जाओगे ना। तो ये करंट क्या होती है, आई हमने भेजी थी और रेस्ट करंट यहां पर चली जाती है, आई माइनस आई जी, और यहां से चली जाएगी। इसको शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। तो इसका नाम भी ऐसे ले लो, शंट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे जरा समझिएगा। डायग्राम समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो, ए और बी के बीच में शंट भी जुड़ा हुआ है और ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। तो इधर का पोटेंशियल क्या होगा, I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। अब इसमें जो चीज आपको निकालनी हो निकाल लो भाई। अगर मैंने कहा कि 5 मिली एम्पियर की करंट, 5 एम्पियर की करंट है और ये 2 मिली एम्पियर नाप सकता है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, रख देंगे उठा करके। हमने कहा ये 5 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 मिली एम्पियर है, बताओ टोटल करंट कितनी हम नाप सकते हैं, तो यहाँ रख देंगे उठा करके। यानी यहाँ जो भी आपको निकालना होगा वो आप निकाल सकते हैं, जो भी निकालना होगा। ज्यादातर एस निकालते हैं कि कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। लेकिन आपको न्यूमेरिकल में जो भी आपको निकालना होगा, दैट यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एंड यू कैन फाइंड। हैव यू गॉट इट? यस बात सर। समझ में आ रही ना? नोट करिए इसको। मतलब थ्योरी आप बुक से लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में पूरा आ गया होगा कि गैल्वेनोमीटर को अगर ज्यादा करंट पास करानी है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी मिठाई उसको चिखा देंगे, शेष अर्णव खा जाएंगे। अच्छा, गर्ल्स सोच रही होंगी खाने वाली चीजें अर्णव साहब भी खाएंगे। नहीं नहीं, अब तुम लोगों को भी दे देंगे, कोई दिक्कत एक्सक्यूज सर। नहीं। जी सर आज बहुत इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो रहा है, एक बार आप फिर समझा दोगे ये वाला? क्या हो गया? पता नहीं क्या आज, मतलब बहुत लाइट जा रही है, आप मुझे एक बार फिर समझा दो डायग्राम, अच्छा, वहां पर कुछ दिक्कत मैंने हो मिस रही है? कर दिया। यस सर, लाइट अच्छा, जा रही है बार बार। लाइट से क्या मतलब होता है? करंट जा रहा होगा वो। सर वो इंटरनेट इंटरनेट चला जाता है, हाँ तो मतलब तो करंट तो चला जाता है। तो वो इन्वर्टर से लगाया करिए। सर लगाया होता है, लेकिन वो बैकअप करने में भी टाइम लगता है, तो बहुत बग हो जाता है, तो अच्छा, सर मिस कर दिया मैं तो इन्वर्टर इंटर तुम लोगों की वजह से बड़ा सिस्टम यहाँ बनाया हुआ है। मतलब काले होने के बाद भी खूब लाइट पड़ती, गोरे दिखने लग गई, इतना लाइट लगी। 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, इन्वर्टर की लाइट। वो तो फोकस लगाया नहीं, वरना तो लोग समझेंगे अमिताभ बच्चन है ये। सुनो ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसका मैंने। यस रेजिस्टेंस सर। कितना है। अब गैल्वेनोमीटर की एक रेंज होती है, वो डिपेंड करती है कि वो गैल्वेनोमीटर आपने किस रेंज का लिया है। हमने कहा गैल्वेनोमीटर आईजी करंट मेजर कर सकती है, और ये हमेशा मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है। एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर करंट मेजरमेंट के लिए नहीं बनाया जाता है, करंट डिटेक्शन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब हमको आई करंट फ्लो करानी है। अब अगर पूरी की पूरी आई करंट हम गैल्वेनोमीटर के अंदर एंट्री करा देंगे तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। इसकी स्प्रिंग इतनी तेज जाकर के क्लिक करेगी कि इसकी स्प्रिंग टूट जाएगी, बर्न हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, करंट को पूरी की पूरी गैल्वेनोमीटर के अंदर से नहीं गुजार सकते, तो हम इसके पैरेलल में बाहर से करंट को निकाल देंगे। अब करंट को बाहर से निकालने के लिए करंट को मनाना पड़ेगा, ये मेरी करंट इधर से चली जा, तो करंट तो जाएगी नहीं, यस सर। क्योंकि करंट कौन सा रास्ता कवर करती है, जहां लेस लेस रेजिस्टेंस हो। तो पास अगर हो मैं तो गई। जो करंट सबसे कहूँ, शॉर्टेस्ट है। अगर मैं करंट से कहूंगा इधर चली जा, तो बोले वाजपेयी जी हमको लेस रेजिस्टेंस ला। तो मैं यहाँ पर बहुत एक लेस रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, जिसको शंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग, हमने बताया भी था, कुछ लोग यहाँ से सुनते हो, इधर खूब कस के सुना करते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं, फिर घर में आके बताएंगे मम्मी जानते हो आंटी क्या करी थी, फिर आंटी ये करी थी, फिर आंटी ये करी थी, सब सुन सुन के आएंगे पूरा। वो एमीटर होते हैं। और कुछ लोग कुछ बातें सुनेंगे, फिर कहेंगे मम्मी आंटी बहुत अंट संट बक रही थी। तो अंट संट होता है इधर से निकल गया, इसीलिए इसका नाम संट रखते हैं। आप लोग ऐसे नहीं अंट संट वर्ड बना दिया, हम लोग इंग्लिश वर्ड को भी, साइंटिफिक वर्ड को भी जनरल बातचीत में यूज कर लेते हैं। तो जो बची हुई करंट है वो इधर से चली जाती है शंट से। शंट इज अ वेरी लेस करंट, लेस रेजिस्टेंस। तो हैव यू गॉट दिस फिगर? यस सर, यस अंडरस्टूड। सर। अब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में श्रीमान गैल्वेनोमीटर भी है, और ए और बी के बीच में श्रीमान शंट भी है। तो because these two are connected in the parallel, so potential difference will be the same. तो जब इसमें I minus IG करंट फ्लो रही है और S is the resistance, तो what will be potential difference? I minus IG into S is equal to IG into G. ये कंसेप्ट इक्वल हो गया। अब इसमें जो निकालना है वो हम निकाल लेंगे।
फिलहाल हम एस निकाल रहे हैं कि हाउ मच सन, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सन, वो निकालेंगे। लेकिन आपके न्यूमेरिकल में जो चीज निकालनी होगी दैट वी फाइंड। हैव यू गॉट इट? नोट इट। Yes, दिस इज thank you. द कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। आधे चैप्टर खत्म हो गया है। न्यूमेरिकल इसके पहले चैप्टर के हो गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो गए ना, तो इसके न्यूमेरिकल आप लगाएंगे। Yes, sir. हम नेक्स्ट टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे जो भी होगा, बस एक टॉपिक और करा के खत्म कर देता हूँ, और इसके न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा, जहां दिक्कत हो डिस्कस करिएगा। ठीक है, ईमानदारी का इधर टेस्ट स्टोर है एग्जाम में। स्कूल में नंबर वंबर आ रहे हैं सबके? अर्णव साहब, यस सर आ रहे हैं, कल फिजिक्स का मिला था रिजल्ट। पावनी आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं? बोली अच्छा, आज बर्थडे कॉल बनाने चली गई हो, है कि चली गई? खैर कल बात करेंगे। हो गया। अब देखिए, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। समझ में आया कि एमीटर में कैसे, हमें जरूरत ही नहीं है एमीटर की, गैलोमीटर की, मेरे पास एमीटर ऑलरेडी है। लेकिन बोले अगर अगर गैलोमीटर से ही करना हो तब क्या करेंगे, तो इसको इस प्रकार कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। नोट कर लिया ना इसको। इसमें देखिए जो अननोन चीज होगी वो हमने फिलहाल निकाला कि व्हाट शुड बी द शंट रेजिस्टेंस ऑफ द शंट व्हिच वी आर जॉइंड इन पैरेलल, तो निकाल लिया। अदरवाइज जो अननोन होगी वो हम निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखिए पहली बात तो मुझे इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मेरे पास वोल्ट मीटर एक अच्छी डिवाइस है। तो पहले वोल्ट मीटर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वोल्ट मीटर, बेटा सोच रहा होगा ना भैया मैं खुद हूं तो काहे को तुम कन्वर्ट कर रहे हो किलोमीटर को। भाई आई एम वोल्ट मीटर। जरा वोल्ट मीटर को देख लेते हैं। ये है सेल महारानी, ये करंट दे रही है, ये महाराज जी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। फिजिक्स अच्छी लग रही है? अच्छी तो नहीं लगती है, क्योंकि अच्छी कहां से लगेगी ये? नहीं सर, अच्छी लग रही है। कितने नंबर आए थे टेस्ट में? सर अभी टेस्ट होने वाले हैं। नहीं, अभी अंदर से कॉन्फिडेंस कैसा लगता है? सर पहले से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। कितनी पहले से? सर पहले टेस्ट में 70 में से 53 थे, और अब देखते कितने आते हैं। अच्छा, लड़कियां अगर 100 में से 95 नंबर लाती तो रोती का नंबर कम आए। लड़के 45 नंबर लाके मिठाई बांटते, 45%, दो लड़के 90% लेकर के मिठाई खिला जाते हैं, और 95% नंबर ला करके रोते। खैर मेहनत करिए। अब इसमें वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा होता है। एक्चुअली होता क्या है, वोल्ट मीटर काम कैसे करता है? देखो, वोल्ट मीटर में एक कॉइल लगी होती है, कॉइल यहाँ पे लगी होती है। उसमें जब करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है, और मैग्नेटाइज होकर के वो डिफ्लेक्ट होती है और वोल्टेज रीडिंग करती है। अब करंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से वो मैग्नेटाइज होती है, उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से डिफ्लेक्शन होता है, और वैसे ही वोल्टेज उन्हें मेजर करती है। अब देखिए, लेकिन करंट तो जाएगी यहाँ पर, और करंट जाएगी तो भाई साहब के अंदर कॉइल लगी हुई है, कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये तो खा जाएंगे करंट को। तो हम क्या करते हैं, इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस कर देते, हाई रेजिस्टेंस करते। क्यों भाई? जिससे इधर करंट ना जाए। यू भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर देते, जो कि संभव नहीं है। तो इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, तो बहुत कम करंट इसमें जाती है, और इस प्रकार से करंट ज्यादा खाता नहीं है वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे तो बात की बात है, कन्वर्ट कैसे करें देखिए ध्यान से। भाई वोल्ट मीटर चाहिए, रास्ते मिल गए, गैल्वेनोमीटर का इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर इधर आओ, जरा ये वोल्टेज नाप दो, ये जरा बोरी उठा घर में रख दो। वो कहीं बोरी उठा थोड़े कि मुट्ठी मुट्ठी में ऐसे भर के गेहूं हम रख देंगे, पूरी बोरी कहां से उठाएंगे? जरा सावधान। ये है श्रीमान गैल्वेनोमीटर, बड़े ही सेंसिटिव है, बड़े नाजुक है। इनका रेजिस्टेंस है जी, और यहाँ पर आईजी करंट फ्लो हो रही है। अब बताइए, अगर इसका रेजिस्टेंस जी है और इसमें आईजी करंट फ्लो हो रही है, तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं?
अरे भाई इससे करंट एंट्री मार रही है और इसको इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल जी, इसका पोटेंशियल करंट आईजी मेजर कर सकता है जो कि मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर होगी, तो कितना वोल्टेज नाप सकता है? So अरे IG into big IG G. इंटू जी, समझ में आई बात जी? अब जरा हाँ जी समझिएगा, सर। अगर मैं प्रैक्टिकली इस वैल्यू को मानूं तो ये तकरीबन 1 मिली एम्पियर, माइक्रो होता है मिली मान लेते हैं, तो मिली का मतलब क्या होगा 10⁻³ एम्पियर, और मैं मान लूं ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये भाई साहब 1/1000 वोल्ट 0.001 वोल्ट मेजर करने के लिए सक्षम है, इतना ही मेजर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ अगर छोटा सा बल्ब भी लगाते हैं तो 2-3-4 वाट का होता है, कम से कम 5 वोल्ट 10 वोल्ट का होता है, हमको तो 5 वोल्ट नापना है, इससे ये नाप सकते हैं? No sir. ये नाप ही नहीं पाएंगे। तो ये मना नहीं करते, बड़े ही आइडियल होते, भाई साहब अब फौरन काम दे दो चले आएंगे, जी चाचा क्या करना है? हमने कहा वोल्टेज नापो, बोले नापे जरा, ये लो 0.001 वोल्ट, क्या करेंगे इसका हम? तो हम क्या करते हैं कि अब करें क्या, ज्यादा करंट पास करा दें, तो ज्यादा करंट पास करा दें कैसी हो जाएगी, ये तो मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तो करंट तो मैं ज्यादा पास नहीं करा सकता, तो मैं क्या करूं, अगर मैं करंट ज्यादा नहीं पास करा सकता हूं तो ये तो बढ़ा सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसके सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देता हूं। कोई दिक्कत? भाई सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए फार्मूला ये IG इंटू जी, IG ज्यादा हम कर नहीं सकते बिकॉज देयर इज अ रेंज ऑफ गैलोमीटर, उससे ज्यादा वो मेजर नहीं कर सकता, तो मैं पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देता हूं। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IG इंटू जी प्लस कैपिटल R, समझ में आई बात? अब मैं इसको कितना भी कर सकता हूँ, मैंने इसको 1000 ओम का कर दिया उठाकर, इसको 1000 ओम का कर दिया, और ये भाई साहब 100 ओम के थे, मान लेते 100 ओम के थे, मैं यहाँ 100 लिखे दे रहा हूँ, 100 होगा तभी भी 0.1 वोल्ट मेजर करेगा, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अब मैंने 1000 कर दिया, ये 1100 हो गया, 1100 इंटू 1/1000 यानी 1.1 वोल्ट मेजर कर देगा, तो हम जितना वोल्ट चाहेंगे उतना ज्यादा ये सीरीज में वोल्टेज बढ़ा देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा IG इंटू जी प्लस आर, हैव यू गॉट? पहली बात तो क्यों कन्वर्ट किया वो मैंने बता दिया, और कैसे कन्वर्ट किया वो मैंने बता दिया, नोट करें इसको। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है और वहां पर कोई भी करंट न जाए कोशिश करते हैं, से उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई लगाया जाता है। हो गया? ये थ्योरी लिख लीजिएगा, वो शॉर्ट में थ्योरी है, न्यूमेरिकल इसमें बहुत आते हैं। हो गया सर। अब लिखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। पहले समझिएगा कुछ बातें, हमने कहा था कोई भी मैग्नेट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, या यूं कहिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हो तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल वो उसको Align होने अपने अपनी डायरेक्शन में करने की कोशिश करता है ना,
यानी वो अलाइन करने की कोशिश करता है। ये कैसे करेगा, उसको घुमाने की कोशिश करता है, और उसी घुमाने को मैं कहता हूं मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यही नाम दिया था ना हमने। यस सर। उसी प्रकार से किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट रख दिया जाए, क्या मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं? ऑफ कोर्स। क्योंकि उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेट रखा होगा, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट को क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा, उसको घुमाने की कोशिश करेगा। इसी कोशिश को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। कोई भी डाइपोल किसी फील्ड में रखा हो, जिस प्रकार का वो डाइपोल है, किसी फील्ड में रखा हो, उसी प्रकार की फील्ड में, तो फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन में करने की कोशिश करता है। इसी को हम डाइपोल मोमेंट कहा करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं ये कहूं कि एक करंट हम फ्लो करा रहे हैं, कौन सी वाइज है, आपको क्या दिख रहा है? हाथ सभी को क्या, कौन सा वाइज दिख रहा है? इधर से मत देखना, आप उधर ही से देखना। अब बता, हर नो इधर खड़े हो जाएंगे हमारे बगल में, उधर ही रहना, वही 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 गुड़गांव में रहो। बताओ कौन सा वाइज दिख रहा है? सर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मेरे बगल में खड़े होकर देखो, कौन सा वाइज दिख रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मतलब क्या हुआ? देखिए, जब किसी भी करंट लूप में करंट फ्लो होती है और करंट ये वाइज फ्लो होती है, कौन सा वाइज है ये? एंटी, नहीं डायग्राम जैसा बना वो देखिए। काउंटर क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो ये एन दिख रहा है आपको, तो वहां पर कौन सा पोल दिखेगा आपको? वो नॉर्थ पोल होगा। और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो वहां पर साउथ पोल होगा। अब जरा देखिए, ये एक छल्ला है, आ गया छल्ला, वो छल्ला, ये छल्ला है, ये चूड़ी है, मेरी नहीं है, मैं बता देता हूं। ये हमने करंट फ्लो कराई, हम इधर से देख रहे हैं, हमारे हिसाब से क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बोले तो साउथ पोल, आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है उधर से देखने पर, तो नॉर्थ पोल। तो ये एक छोटा सा मैग्नेट है कि नहीं है? यानी भी कोई भी करंट लूप एक छोटा सा मैग्नेट होता है। चलिए इसको भी लिखवाते नहीं है, क्योंकि पीछे का बहुत कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो इसके पहले चैप्टर समझ में आ गया। अच्छा, एक बढ़िया सी चीज देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा पढ़ा आपने, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कैसे लगेगा, साइक्लोट्रॉन सब पढ़ा। अब पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट इज मैग्नेट। अब पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब मुफ्ता देखिए इनके सिलेबस बनाने वालों की, कि पहले मैग्नेट क्या होता है नहीं बताया, अब बताएंगे मैग्नेट क्या होता है। तो आप पहले मैग्नेट के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेट की खोज किसने की? ऐसा अलग अलग कहानियां हैं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाया जाएगा। अब हम कहेंगे नेक्स्ट क्लास पढ़ाया जाएगा, सब फटाफट अर्णव भी लिव करके अपना जो है नाश्ता करना शुरू कर देंगे। बताया जाता है कि एशिया माइनर में एक मैग्नीशिया नामक शहर था, वहां के कुछ शेफर्ड थे, तो भेड़ वेड़ चलाने जाते थे, और वो उनको लगा कि उनके पैरों को कोई खींच रहा नीचे की तरफ, तो उन्होंने वहां लोगों से बताया। तो पैरों को मतलब क्या, वो लकड़ी के जो है चप्पल पहनते थे, और लकड़ी के चप्पल में देखा होगा खड़ाऊ पहनते हैं लोग, तो लकड़ी के चप्पल में नीचे से जो है कील लोहे की लगाई जाती थी। तो वहां कुछ पत्थर थे जो उस लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे, उसी का नाम रखा गया मैग्नेट, बिकॉज ऑफ द मैग्नीशिया शहर, उसका नाम मैग्नेट रखा गया है। ऐसी कहानी बुक में लिखी हुई है। कहीं हमने भी कहानी पढ़ी थी कि वास्को डिगामा साहब कहीं निकल रहे थे उधर से अपने ग्रुप के साथ, उनको लगा कि उनके पैरों को कोई खींच रहा है, उन्होंने अपने मित्रों से पूछा, तो मित्रों ने, कुछ लोगों ने कहा हाँ ऐसा लग रहा है, कुछ का नहीं लग रहा है। जिनके पैरों जूते में नीचे लोहे की नाल लगी होती, नाल जानते हो ना, लोहे की नाल जानते हो? नहीं, अंग्रेजी आई कांट टेल ऑफ नाल, व्हाट इज अंग्रेजी ऑफ नाल? अरे घोड़ा देखा है, तांगे वाला, टिक 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 टिक, तो घोड़े के पैरों में क्या होता है, लोहे की नाल लगा दी जाती है। हार्स शू मैग्नेट आपने सुना होगा। यूनियन हॉर्स शू। तो हार्स शू मैग्नेट क्यों कहा गया है? कि जो घोड़े के पैर होते हैं, उसके पैर में ऐसे लोहे की नाल ठोक दी जाती है, टक टक टक। उसके दो कारण हैं, कि पक्की सड़क पे चलने पर तो पैर घिसेंगे नहीं, इसलिए वो उसको हार्स शू मैग्नेट कहते हैं। तो उसमें जिनके जूतों में लोहे की नाल लगी थी, उनको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था। तो वहां पर कुछ एक प्रकार के स्टोन पाए गए,
और उनको कहा गया कि ये मैग्नेट है। जब उसको लेके हाथ में देखा गया और धागे से लटकाया गया तो देखा बार बार एक फिक्स डायरेक्शन में वो रुक जाते थे, हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में रुकते थे। उसमें ज्योग्राफी का हमको नॉलेज था, हमें डायरेक्शन का नॉलेज था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमको नॉलेज था। तो हमारे मैग्नेट का जो पार्ट अर्थ की ज्योग्राफी के हिसाब से अर्थ मतलब एटमॉस्फेयर में नॉर्थ डायरेक्शन में गया, हमने कहा ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। देखो अभी तक हमको अर्थ के अंदर मैग्नेट की बात नहीं मालूम, हमको इस मैग्नेट के बारे में मालूम जो हमको वहां शेफर्ड देखे थे और हम उठा के लाए थे। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन कहा उसको नॉर्थ पोल दिया, और जो साउथ में गया उसको मैंने साउथ पोल दिया। तो इसमें दो पोल होते हैं, इसमें एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, हमेशा एक ही जगह ये खड़े होते हैं नॉर्थ साउथ में। तो चाइनीज ने इसका बहुत यूज किया और उनमें नेविगेशन के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए उन्होंने कंपास यूज करना शुरू किया। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक कंपास का सबसे पहले किसने खोज की थी? चाइनीज ने, और वही इसका यूज ज्यादा करते थे। ठीक है, के बारे में नेक्स्ट टर्म पे हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हमने बताया है, इसके न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा एनसीईआरटी के, ईमानदारी से, किसी के सोल्यूशन को देख के मत लगाना। अभी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे, पहले मैग्नेटिज्म चैप्टर फिनिश किया जाएगा। लंबा चैप्टर है, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें मैथमेटिक्स कम थ्योरी बहुत है, वो समझने वाला चैप्टर है। ओके सावधान, बस आगे नहीं पढ़ाएंगे, नया चैप्टर है। गुड नाइट। Good night, sir. ओके।